दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है थाक की नरभक्षी बाघिन की, जिसने पूरी लद्या घाटी को आतंकित कर रखा था। सबसे पहले तो मैं संजय पीटर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उत्तरांचल डायरीज को थैंक यू ऑप्शन के माध्यम से अपना कीमती सहयोग दिया है। और संजय भाई, ये आपने पहली बार नहीं बल्कि हमेशा से ही मुझे कृतज्ञ किया है। हमेशा से ही आपने एक एहसान किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे तो और कुछ मित्र और हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपना प्यार, आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस घटनाक्रम के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब, इबर्टसन साहब और तिवारी जी बाघिन के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। लेकिन तभी एक बंदर ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज़ को सुनकर बाघिन सावधान हो गई और उसने जिम कॉर्बेट साहब का हाथ देख लिया। और फिर वहीं पास में जो एक घनी ब्लैकबेरी की जो झाड़ियाँ थी, उसके अंदर घुस के गायब हो गई। अब इनके हाथों से तो उसको मारने का एक बड़ा अच्छा मौका था जो निकल गया। बहुत अच्छा मौका इन लोगों के हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, अब मुझे बताना है कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं घटनाक्रम। अब इन लोगों के पास बस यही ऑप्शन था कि ये लोग उसके द्वारा मारे गए जो शिकार है उसको ढूंढें, मतलब उस आदमी को जिसे मारकर बाघिन अपने साथ लाई थी। अगर उसके शरीर में थोड़ा भी मांस बचा होगा तो ये उम्मीद बनी रहती कि बाघिन दोबारा उसे खाने के लिए जरूर आएगी और इन्हें शूट करने का मौका मिल जाएगा। तो अब इन लोगों ने शुरू कर दिया उसके शिकार को ढूंढना, यानी उस आदमी को ढूंढना, कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है। बाघिन ने एक खुले आसमान के नीचे अपने शिकार को खाया था, मतलब उस आदमी को खाया था, और उसका बचा हुआ शरीर छुपा दिया था ताकि वो गिद्धों से और जो अन्य परजीवी जानवर होते हैं उनकी नज़रों से बच जाए। अब उसके खून की रेखाओं का पीछा करके ही उसे ढूंढा जा सकता था। अब इन लोगों ने खून की बूंदों का पीछा करना शुरू कर दिया जो छुटपुट इनको दिखाई पड़ रही थी, जो इन्हें पहाड़ी चट्टानों से 50 गज आगे की तरफ ले गई। और वहाँ पर उन्हें इन लोगों को उस इंसान का जो मृतदेह थी वो मिल गई, वो शरीर मिल गया। वो शरीर जिस हालत में पड़ा था दोस्तों, वो इतनी विभत्स हालत में था कि उसे विस्तार से बताकर जिम कॉर्बेट साहब किसी की संवेदनाओं को दुख नहीं देना चाहते, मतलब उन्होंने जो देखा वो बताना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इसका यहाँ पर कोई वर्णन नहीं किया है। बस इतना समझ लीजिए कि एक इंसान जो कुछ देर पहले 2 बच्चों का पिता था और एक महिला का पति था, उसका शरीर इस जगह पे शत विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था। क्या हालत रही होगी। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि अब उसकी पत्नी जो विधवा हो गई थी, उसे भारत में जो प्रचलित यातनाएं जो होती हैं विधवा के साथ, उनको सहना होगा। उस टाइम में होता था ना यार। इसके साथ ही वो बताते हैं कि अपने 32 साल के जीवन में इस तरह की कई दुर्घटनाओं को उन्होंने कई कई बार देखा था, और हर घटना पहली वाली से ज़्यादा खतरनाक और दुख देने वाली होती थी। जिम कॉर्बेट साहब जब भी इस तरह की कोई बॉडी देखते थे तो उनके मन में हमेशा एक ही विचार आता था कि यार, इस तरह के शरीर को उसके परिवार वालों को सौंपने से बेहतर ये है कि उसे उस बाघ या उस शिकारी को ही खाने दे दिया जाए जिसने उसे मारा है। क्योंकि इस तरह के शव को देखकर जो दुख परिवार वालों को होगा, वो उसे ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। वो हमेशा उनके मन में एक बुरे सपने की तरह, एक कांटे की तरह हमेशा जो है चुभता रहेगा, एक सपने की तरह बसा रहेगा। खून के बदले खून, और गांव वालों को इस तरह के हादसों से बचाना ही जिम कॉर्बेट साहब के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो गया था। जब भी कोई शिकारी किसी निर्वशी बाघ या गुलदार को पहली बार में मारने में असफल हो जाता है, तो उसके बाद नरभक्षी और ज़्यादा सावधान हो जाता है दोस्तों। वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसका दिमाग और तेज चलने लगता है। इस विषय में हमारे उत्तराखंड के मशहूर शिकारी श्री लखपत सिंह रावत जी का भी यही कहना है कि एक नरभक्षी शिकारी को पहचानने लग जाता है और उसके सामने जाने से कतराता है, जबकि वो गांव के किसी भी व्यक्ति को उठा के ले जाकर खा लेता है, लेकिन शिकारी की नज़रों में नहीं आता है। यहाँ तक कि तो वो वन विभाग की उन गाड़ियों को भी पहचानने लगता है जो उसे ढूंढ रही होती हैं। आजकल तो ड्रोन या ट्रैक कैमरा से भी की भी सुविधा है, लेकिन नरभक्षी खुद को इनसे भी बचा लेता है।
ये तो आपने कई उसमें देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो भी खबरें आपने सुनी होंगी कि ड्रोन और ट्रैप कैमरे लगाए गए लेकिन नहीं मिला। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब जब आदमखोर को मारने के लिए निकलते थे तब उनके पास तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती थी। ना तो टेलीस्कोपिक गन है, ना सर्च लाइट, ना टॉर्च। उन्हें तो बस अपनी आँखों और कानों को अपना इतना उन्होंने सक्षम बना दिया था कि वो रात में भी देख सकें। अब रात में देख सकेगा मतलब ये नहीं कि वो गुप्त काली अंधेरी रात में देख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है हल्की चांदनी रात या तारों की जो हल्की सी रोशनी होती है उसमें भी वो आदमखोर को देखकर उसे पहचान कर वही शूट कर देते थे। और कानों की शक्ति तो ऐसी थी कि जंगल में होने वाली हर कोई मतलब हल्की से हल्की आवाज़ भी कोई हो तो उसको पहचान कर ये जान जाते थे कि वो किसी जानवर की है या किसी पक्षी की है या वो आवाज़ किस चीज़ की है। मतलब इतना सक्षम इन्होंने अपने आँख और कान बना दिए थे। नरभक्षी इतनी सावधानी रखता है कि कई बार तो वो अपने शिकार को एक बार में खाकर बाकी छोड़ देता है, या फिर कहीं मौन होकर छिप जाता है और फिर एक छाया की तरह एक एक पत्ते और टहनी का निरीक्षण करता है और उस शिकारी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उसे मारने के लिए आया है या उसका पीछा कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। बाघ तेंदुआ समझ जाते हैं। भले ही वो कितनी सावधानी या चालाकी बरते फिर भी किसी शिकारी को अगर जरा सी झलक मिल जाए और उसे शूट करने का एक मौका मिल जाए तो ऐसे मौके को कोई भी शिकारी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी पहली गोली से ही उसे शूट करने की कोशिश करेगा। धाएँ धूम खत्म, फिनिश। ये एक उसकी कोशिश रहती है। जिस झुरमुट में बाघिन लेटी हुई थी वो लगभग 40 स्क्वायर फुट का एरिया था। अगर वो अपनी जगह से बाहर निकलती तो तुरंत बंदरों की नज़र में आ जाती और बंदर अलर्ट कॉल करके इन लोगों को सावधान कर देता है, यानी जिम कॉर्बेट साहब लोगों को। अब ये लोग एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर एक जगह पर बैठ गए, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक दूसरे की पीठ लगाकर बैठ गए। मतलब समझ गए होंगे आप, मतलब कि उनका फेस जो है वो तो जंगल की तरफ है और पीठ एक दूसरे की तरफ है। एक गोला सा बना करके बैठ गए और अपनी नई योजना पर विचार करने लगे कि यार क्या किया जाए। फाइनली इन लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि अब इस जगह पर एक मचान बांधा जाए और उस पर बैठकर बाघिन का इंतज़ार किया जाए। बाघिन इस मांस को खाने के लिए आएगी इस बचे हुए, तो तब उसको काम तमाम कर देंगे। लेकिन मचान बनाने के लिए इन लोगों के पास सामान ही नहीं था। रस्सियाँ वगैरह लाने के लिए इन लोगों को गांव तक जाना पड़ता। तो ऐसे में ये भी संभावना हो सकती थी कि बाघिन बीच में आती, अपने शिकार को उठाती और उसको लेकर वहाँ से कहीं दूर निकल जाती। और क्योंकि अब तो वो जो इंसान था उसका वज़न और कम हो गया था, आधा तो खा चुकी थी, तो अब बिल्कुल वज़न भी आधा था। और ऐसी भी संभावना हो सकती थी कि वो इनको दोबारा मिलता ही नहीं, फिर वो कहीं निकल जाती तो निकल जाती। इसलिए इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि किसी एक को तो इस जगह पर रुकना ही पड़ेगा और बाकी के 2 लोग गांव जाकर मचान बनाने के लिए जो आवश्यक सामान है वो ले आए। अब इवर्सन साहब और तिवारी जी एक समतल रास्ते से नीचे गांव की तरफ निकल गए और जिम कॉर्बेट साहब एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। उस पेड़ से ये बाघिन को अपने शिकार के पास आते हुए देख सकते थे। और अगर मान लो बाघिन ने इन्हें कहीं से पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया हो और वो इन पर आक्रमण करने की कोशिश करे, वो भी प्लान करे कि मैं इन पर अटैक करूं, तो उन्होंने खुद को उसके लिए भी मतलब उससे बचने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लिया था। उसने इस तरह से पेड़ में बैठ गए थे। इवर्सन साहब को गए हुए करीब 15 से 20 मिनट हो गए थे और जिम कॉर्बेट साहब के चारों तरफ भी एकदम शांति फैली हुई थी। अचानक उस शांत माहौल में इन्होंने एक बड़े पत्थर के थोड़ा सा झुकने और फिर दोबारा से उठने की आवाज़ सुनी। असल में ये जो पत्थर था ये बहुत ढीली मिट्टी और कमज़ोर जगह में टिका हुआ होगा और जब बाघिन का भारी भरकम पैर उस पर पड़ा होगा तो वो ऐसे झुक गया होगा। बाघिन ने जैसे ही अपना पैर वापस खींचा तो वो अपनी जगह पर आ गया, जो पोजीशन में था उसी पोजीशन में आ गया। मैंने बताया ना जिम कॉर्बेट साहब के कान बहुत तेज़ थे। पत्थर के खसकने की जो ये आवाज़ थी वो जिम कॉर्बेट साहब के बाईं ओर से आई थी। अगर ये उस दिशा में फायर करते तो ये पेड़ से दाईं ओर नीचे धड़ाम से गिर जाते। ऐसे में गोली बाघिन को लगती नहीं लगती वो तो एक अलग बात है, लेकिन उस पोजीशन में जिम कॉर्बेट साहब का क्या हो जाता ये तो सोचने में भी डर लगता है। खैर थोड़ा समय और बीत गया।
अब इनकी उम्मीदें जो बाघिन के सामने आने की थी वो बहुत बढ़ गई थी कि अब तो आ ही रही है वो। लेकिन थोड़ा देर होने के बाद वो उतनी तेज़ी से कम होने लगी, क्योंकि इन्हें पहले पूरी उम्मीद हो चुकी थी जब इन्होंने आवाज़ सुनी कि अब बाघिन किसी भी समय इनके सामने आ सकती है, लेकिन वो नहीं आई। पेड़ में बैठे बैठे अब इनकी नसें ऐंठने लगी थी और राइफल को कंधे में लगाकर ये निशाना साधे रखना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ऐसे ही बैठे हुए थे। राइफल के बाहर से इनके हाथ में वगैरह में ये और कंधे में दर्द होने लगा था। अचानक फिर एक आवाज़ और आई। जो झाड़ियों की जो टहनियाँ होती हैं, सूखी टहनियाँ, उनके टूटने की आवाज़ थी, काक करके वो आवाज़ आई। जंगल में बाघ किस तरह से घूमता है ये उसका एक बढ़िया उदाहरण था। देखिए पहले कहाँ से पत्थर की आवाज़ आई और फिर कहाँ से लकड़ी की आवाज़ आई। इस आवाज़ से इन्हें बाघिन की दिशा का अनुमान हो गया कि वो किस तरफ है। इनकी नज़रें अब उसी तरफ तनी हुई थी जिस तरफ से आवाज़ आई थी। बाघिन आई भी, उसने कुछ देर दूर से ही इन्हें देखा और फिर चली भी गई। उसके जाने से ना तो पत्ता हिला और ना कोई घास, इसलिए इनको पता भी नहीं चला कि बाघिन इनको देखकर चली भी गई है। जैसा मैंने अभी बताया कि इनके शरीर में ऐंठन आने लगी थी और हाथ और कंधे राइफल को पकड़े पकड़े थक गए थे, तो उन्होंने अपनी राइफल को कंधे से हटाकर अपने घुटनों पर रख लिया। अब ऐसा करने से इनके शरीर को काफ़ी आराम मिला। इसके बाद करीब 2 घंटे तक बाघिन की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन इबटसन साहब के आने की आवाज़ें ज़रूर सुनाई पड़ने लगी थी। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि किसी शिकार पर इन्होंने जितने भी लोगों को देखा है, मतलब जो इनके साथ शिकार पे गए या ये किसी के साथ शिकार पे गए हों, उन सब में से इबटसन साहब बिल्कुल अलग इंसान थे, बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। ये सबसे बेस्ट थे, मतलब सबसे बढ़िया आदमी थे। इनका दिल शेर जैसा था, वो हर बात का ध्यान रखते थे और सबसे बड़ी बात, वो जो भी काम करते थे वो निस्वार्थ भाव से करते थे। वो गए तो थे मचान के रस्सी लाने, लेकिन जब लौटे तो अपने साथ ओढ़ने बिछाने के लिए कंबल, कुशन, गरम गरम चाय और ढेर सारा खाने का सामान भी ले आए थे। उनके पास आने के बाद जिम कॉर्बेट साहब पेड़ से नीचे उतर आए और गरम गरम चाय के साथ कुछ जो भी हल्का फुल्का नाश्ता था वो सब करने लगे। इतनी देर में इबटसन साहब ने अपने एक आदमी को दूर एक पेड़ पर चढ़ा दिया। उसको बोला कि ऊपर चढ़ जाओ और ऊपर ऐसा एक्ट करो जैसे मचान बना रहे हो, एक मचान बनाओ वहाँ पे जाकर के, टेम्प्रेरी मचान बनाओ उस पेड़ पर। अब जब मचान तैयार हो गया तो इबटसन साहब ने उस आदमी के जो मृत शरीर था उसको कुछ फुट दूर ले जाकर एक पेड़ की जड़ से बांध दिया ताकि नरभक्षी उसको अपने साथ ले जा ना सके। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा भी होने वाला था। जिम कॉर्बेट साहब ने सिगरेट का अंतिम कश लिया और फिर मचान पर चढ़कर बैठ गए। जब ये आराम से मचान में बैठ गए तब इबटसन साहब अपने आदमियों के साथ थाक की ओर वापस चल पड़े। अब वहाँ से उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर उन्होंने सेम गांव में जो इनका कैंप था वहाँ जाना था। थाक जाने वाले लोग अब दिखाई देने बंद हो गए थे, लेकिन उनके चलने की आवाज़ें अभी भी जिम कॉर्बेट साहब को सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भारी भरकम शरीर पत्तों से टकरा रहा हो और उसके साथ ही वो बंदर जो अभी तक शांत था अचानक से चिल्लाने लगा, यानी अलर्ट कॉल करने लगा। लेकिन इस बार उसका बोलना जिम कॉर्बेट साहब के लिए एक अच्छी बात थी। इसके अलावा इनके मचान से थोड़ी दूरी पर जो एक और पेड़ पे जो दूसरा मचान बनाने का जो इन लोगों का जो इन्होंने अपना दिमाग लगाया था कि एक मचान और बना दो, वो उपाय भी इनके लिए सफल रहा था, क्योंकि वो जो मचान बनाया गया था वो सिर्फ बाघिन का ध्यान भटकाने के लिए बनाया गया था, जो एक असरदार उपाय साबित हो रहा था, क्योंकि बाघिन की नज़र में वो मचान में कोई था। अब 1 मिनट बीता, दूसरा मिनट बीता, फिर तीसरा मिनट भी बीत गया। तभी एक काकड़ भौंकता हुआ इनकी तरफ आया और पेड़ के नीचे से आगे की तरफ भाग गया। लेकिन बाघिन अपने पुराने शिकार की ओर नहीं आई, मतलब वो आदमी की तरफ नहीं आई, बल्कि वो इबटसन साहब और उनके आदमियों के पीछे लग गई थी। उससे उनका पीछा शुरू कर दिया। अब जिम कॉर्बेट साहब बहुत चिंतित और परेशान होने लगे। इनको ये लग रहा था कि इबटसन साहब ने काकड़ की आवाज़ को सुनकर ये अनुमान लगाया होगा कि बाघिन अपने शिकार की तरफ जा रही है, यानी कि वो जो आदमी मरा हुआ जिसको लाई है उसको खाने के लिए जा रही है।
और वहाँ पे तो जिम कॉर्बेट साहब बैठे ही हैं घात लगा करके, वो उसे शूट कर देंगे। इसलिए एबर्सन साहब आराम से बिना किसी खतरे के बिल्कुल आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। और अगर वो लापरवाही से जा रहे हैं और इस बात को नहीं जानते हैं कि बाघिन उनके पीछे पीछे आ रही है, तो कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। अब ये सोच सोच करके जिम कॉर्बेट साहब बहुत टेंस हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। इसके अगले 10 मिनट तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए बहुत ही बुरे भी थे, मतलब वो बहुत बुरे भी थे। और फिर इन्होंने किसी दूसरे कांकड़ की आवाज़ सुनी जो थाक की तरफ से आ रही थी। तो मतलब क्या था, बाघिन अभी भी इबर्सन साहब और उनके आदमियों का पीछा कर रही थी, लेकिन अब जहाँ पे वो पहुँचे थे वो एक खुला सा क्षेत्र था, इसलिए किसी दल पर बाघिन द्वारा हमला होने की गुंजाइश बहुत कम थी। फिर भी उन लोगों ने अभी 2 मील और घने जंगल के बीच से पैदल जाना था, तो खतरा तो बना ही हुआ था, लगातार खतरा था। अगर कहीं इबर्सन साहब इस बात को सोचते हुए कि बाघिन जिम कॉर्बेट साहब की तरफ जा रही है और वो जिम कॉर्बेट साहब की राइफल से निकलने वाली जो बुलेट की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए रुक जाते, इबर्सन साहब के सुनते यार आवाज़ क्या हो रहा है वहाँ, तो उन्हें 100% बाघिन का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इबर्सन साहब ने खतरे को भांप लिया और उन्होंने अपने लोगों को अपने आसपास ही रखा, बिल्कुल सबको एक साथ जमा कर लिया और साथ चलने लगे। बाघिन ने पूरे रास्ते में उनका पीछा किया। अगले दिन सुबह बाघिन के पैरों के निशान इस बात को साबित कर रहे थे कि वो इनका पीछा कर रही थी। खैर ये सभी लोग तो अपने कैंप में सकुशल पहुंच चुके थे। कांकड़ और सावर की आवाज़ों से जिम कॉर्बेट साहब को बाघिन की गतिविधियों का पता चल जा रहा था। सूर्यास्त के बाद वो 2 मील दूर नीचे घाटी में थी, उसके पास तो सारी रात थी, वो कभी भी आ सकती थी। हालांकि अब उसके अपने शिकार के पास जो वापस आने के जो चांस थे वो कुछ कम थे, लेकिन फिर भी आ सकती थी। तो जिम कॉर्बेट साहब कोई मौका खोना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने चारों तरफ कंबल लपेटा और आराम से ठंड से बचते हुए चुपचाप उसका इंतज़ार करने लगे। जिम कॉर्बेट साहब शाम को 4 बजे से मचान में बैठे हुए थे। रात 10 बजे के आसपास इन्होंने 2 पशुओं को अपनी ओर आते हुए देखा। जब वो पशु दूर थे तो अंधेरी की वजह से ये उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब वो शिकार के पास आ गए तो इन्हें पता चल गया कि वो शाही का एक जोड़ा था, क्यूपाइन का जोड़ा था। उस जोड़े ने कई बार मांस के ढेर के चक्कर लगाए और फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ गए। उन्होंने फिर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें। करीब 1 घंटे के बाद जब चंद्रमा थोड़ा और ऊपर आया तो इन्होंने घाटी की तरफ से आ रही किसी पशु की आवाज़ को सुना। वो आवाज़ पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही थी। हवा का रुख आते ही वो जानवर रुका और जोर जोर से सांस लेने लगा। जिम कॉर्बेट साहब तुरंत पहचान गए कि ये एक भालू है। खून की गंध जो है उसे आकर्षित कर रही थी। इसके अलावा किसी मनुष्य की गंध भी उसको मिल रही थी जो शायद उसे पसंद नहीं आ रही थी या उसको वो कुछ इससे घबरा भी रहा था। वो बहुत सावधानी से शिकार को घूम घूम कर देख रहा था। दोस्तों, भालू के सूंघने की जो शक्ति होती है वो जंगल के अन्य जो पशु हैं उन सब में सबसे तेज मानी जाती है, और उसी के आधार पर उसने घाटी से जान लिया था कि ये शिकार बाघिन की संपत्ति है। वो एक हिमालयन भालू था, वो किसी से नहीं डरता। कई बार देखा गया कि वो बाघ को भी उसके शिकार से भगा देता है। अब भालू एक समतल जमीन पर उस मांस का जो इंसान का जो मांस पड़ा हुआ था उससे थोड़ी दूर अपने पीठ और कंधों के बल बैठ गया। थोड़ी देर वो बैठा रहा। फिर जब उसे ये विश्वास हो गया कि इस मानव गंध से उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो उसने अपना मुंह पर उठाकर एक लंबी पुकार दी, जैसे आवाज़ दे जो किसी को। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी साथिन को जो है बुलाने के लिए आवाज़ दे रहा है। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसके बाद वो बेझिझक जो शक्त विशक्त जो शव था उसके पास जाकर सूंघने लगा। अब इधर जिम कॉर्बेट साहब ने भी नहीं राइफल उठाई और उसको लॉक करके उसकी तरफ तान दी। इन्होंने इससे पहले एक बार हिमालयन भालू को पहाड़ से नीचे एक औरत गिर गई थी, उस महिला को उठाकर ले जाकर खाते हुए देखा था। लेकिन यहाँ पर भालू ने कुछ देर शव को सूंघा और फिर उसको छोड़कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया, पता नहीं क्यों। उसके लौटने की हलचल जब सुनाई देनी बंद हो गई तो जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया।
सारी रात सन्नाटा छाया रहा, कुछ नहीं। सूर्योदय के कुछ देर बाद इबरसन साहब भी आ गए। उनके साथ उनके जो मृतक था उसके परिजन भी थे। उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े में बहुत आदर और श्रद्धा के साथ जो मृत व्यक्ति के अवशेष थे उनको लपेटा, फिर रस्सी और लकड़ी की एक अर्थी बनाकर शमशान घाट की ओर चले गए। और जाते हुए वो लोग बड़ी धीमी आवाज़ में राम नाम सत्य है, सत्य ही गति है बोलते हुए जा रहे थे, दुखी मन से। जाड़ों के महीने में एक पेड़ के ऊपर 14 घंटे बैठकर इनका शरीर अकड़ गया था कॉर्बेट साहब का। इबरसन साहब द्वारा लाई गई गर्म गर्म चाय और नाश्ता करके इनकी जो रात भर की जो जागरण की जो थकान थी वो काफ़ी दूर हो गई थी। इबरसन साहब का चूका तक पीछा करने के बाद 27 तारीख की शाम को बागिन लाध्या नदी को पार करके घने जंगलों में चली गई थी। इस रास्ते से काफ़ी समय पहले तक गांव के लोग आते जाते रहते थे और टनकपुर जाने का रास्ता था। लेकिन जब से नरभक्षी का आतंक छाया था तब से ये रास्ता बिल्कुल अनसेफ हो गया था, असुरक्षित हो गया था। लोगों ने इस पर जाना बंद कर दिया था। 28 तारीख को 2 डाकिये इबरसन साहब की डांट लेकर उनको टनकपुर जाना था। अब उन्हें निकलने में, कैंप से निकलने में देर हो गई, तो वो लोग जंगल के उस जो अनसेफ रास्ता था उसी से चले गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनमें से जो डाकिया आगे चल रहा था उसने कुछ ही दूरी पर भागिन को झाड़ियों में छुपते हुए देख लिया। अब वो दोनों डाकिये वापस लौटे और भाग कर अपने कैंप में लौट कर आए। इधर ये लौट के आए, उधर इबरसन साहब और जिम कॉर्बेट साहब भी उसी समय भाग से वापस लौटे थे। डाकियों की बात सुनने के बाद इन्होंने अपनी अपनी राइफल उठाई और बागिन की खोज पर निकल पड़े। इन लोगों को बागिन के पग मार्क्स उस रास्ते पर मिले जहां वो डाकियों का पीछा कर रही थी, लेकिन इन्हें बागिन कहीं नहीं दिखाई दी। हालांकि झाड़ियों में इन्होंने किसी पशु की हलचल वगैरह जरूर महसूस करी कि हाँ वहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, हलचल देखी। 29 तारीख की सुबह कुछ आदमियों ने आकर इन्हें बताया कि उनका एक भैंसा बाड़े में नहीं लौटा है। खोजबीन करने के बाद थोड़ी दूरी पर इन्हें उसके खून के धब्बे मिले। दोपहर 2 बजे के आसपास इबरसन साहब, उनकी वाइफ और जिम कॉर्बेट साहब उसी जगह में थे जहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। वहाँ की ज़मीन को देखकर इन्हें विश्वास हो गया था कि भैंसे को मारकर बागिन उसे उठाकर ले गई थी। अब फटाफट भोजन करने के बाद जिम कॉर्बेट साहब और इबरसन साहब अपने 2 आदमियों के साथ कुछ मचान बनाने का सामान लेकर उस जगह पर दोबारा पहुंच गए जहां से पशु के घसीटे जाने के निशान थे, यानी भैंसे के जो घसीट के ले जाने के निशान थे उस जगह पर फिर पहुंच गए। अब इन्होंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया जो करीब 100 गज आगे जाकर एक खड्ड में चले गए थे। खड्ड मतलब खाई, ये एक बड़ी खाई थी, खड्ड थी, और ये वही खड्ड थी जिसमें 1 साल पहले अप्रैल के महीने में इन्होंने एक बाघ पर फायर किया था, लेकिन वो निशाने पे नहीं लगा था। करीब 100 गज आगे जाकर इन्होंने देखा कि भैंसा 2 चट्टानों के बीच में फंस गया था। बाघ ने वहीं पर उसका पिछला हिस्सा खा लिया था और वहाँ से चला गया था। तो ये जो अप्रैल महीने वाला जो बाघ 1 साल पहले मारा था उसकी कहानी इसके बाद शुरू हुआ। बाघ के पगमार्क्स बहुत साफ नहीं थे, उसके ऊपर इतना बोझ था कि वो सीधे सीधे नहीं चल पाता, भारी भरकम वजन भैंसे का। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल था कि यही आदमखोर बाघिन है। लेकिन इस क्षेत्र में जितनी भी बाघिन थी वो सारी की सारी इनके संदेह के घेरे में थी। इसलिए जिम कॉर्बेट साहब ने शिकार के पास मचान पर बैठने का निश्चय कर लिया। वहाँ पर केवल एक पेड़ था। इनके आदमियों ने उस पर मचान बांधना शुरू ही किया था कि बाघ ने गर्जना शुरू कर दिया। अब इनके आदमियों ने बहुत ही जल्दीबाजी में 2 टहनियों के बीच रस्सी बांधकर एक मचान बना दिया। इबरसन साहब राइफल के साथ खड़े होकर पहरा दे रहे थे और जिम कॉर्बेट साहब पेड़ पर चढ़कर मचान पर बैठ गए। अब अगले 14 घंटे इनके लिए बहुत परेशानी वाले होने वाले थे, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खतरनाक मचान पर बैठे थे। पेड़ पहाड़ी से नीचे की ओर झुका हुआ था और ये 3 रस्सियों पर ऐसे बैठे हुए थे कि अगर गिर जाते तो नीचे 100 फुट से भी ज़्यादा गहरी खाई में चले जाते, उस खड्ड में चले जाते। जब ये पेड़ पर चढ़ रहे थे तब से बाघ भी जो है लगातार गर्जना कर रहा था।
वो एक लंबे अंतराल के बाद गरज रहा था और शाम तक वो गर्जना करता रहा। उसकी अंतिम बार जो गर्जना थी वो वहाँ से करीब आधा मील दूर पहाड़ी से सुनाई पड़ी। अब इतना तो क्लियर हो गया था कि वो अपने शिकार के पास वहीं कहीं लेटी हुई थी और उसने पेड़ पर चढ़ते हुए आदमियों को देख लिया था। अपने जो इनके पिछले अनुभव थे जिम कॉर्बेट साहब के, उससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वो बाघ या बाघिन जो भी था अपनी शांति भंग हो जाने के कारण नाराज़ हो गया था और अपनी नाराज़गी प्रकट करने के लिए वो गरज रहा था और फिर वहाँ से चला गया था। जिम कॉर्बेट साहब सारी रात उन 3 रस्सियों के सहारे बैठे रहे। फिर अगले दिन सुबह सुबह ही इबर्सन साहब भी आ गए। इस जगह पर गिद्धों का आना असंभव था क्योंकि ये बहुत गहरी खाई थी और बहुत बड़े और घने पेड़ों की छाया में थी। भैंसे के भारी भरकम जो हैवी वेट जो उसका शरीर था, उसको देखकर लग रहा था कि वो बाघ के लिए कई दिनों का भोजन है। और इतना तो कंफर्म था कि वो अपने शिकार पर लौट के जरूर आएगा। इन लोगों ने भी अपना ठिकाना बदलना ठीक समझा, यानी मचान को चेंज करना ठीक समझा। इन लोगों को ऐसी आशा थी कि वो अपने शिकार को किसी सुविधाजनक जगह पर ले जाएगा। लेकिन इन लोगों की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया क्योंकि वो इस भैंसे को खाने के लिए फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक बार चला गया तो चला गया। 2 रातों के बाद इन लोगों ने एक भैंसा अपने कैंप के पीछे भी बांधा था, वो इन्हें मरा हुआ मिला। उसका निरीक्षण करने के बाद जिम कॉर्बेट साहब समझ गए कि नरभक्षी को जो मारने का अवसर था वो तो निकल गया है। जिन लोगों ने भैंसे के मारे जाने की खबर दी थी, उनका कहना था कि बाघिन ने रस्सी तोड़ दी थी और भैंसे को उठाकर खाई से नीचे की ओर चली गई थी। जिम कॉर्बेट साहब और इबर्सन साहब नाश्ता करके भैंसों को ढूंढने के लिए निकल गए। ये लोग शाम को अपनी जगह मतलब बैठने के लिए भी जगह भी बनाना चाहते थे, कोई अच्छी सेफ जगह। खाई इन लोगों से 50 गज की दूरी पर थी और तराई की तरफ जा रही थी। उसके 200 गज आगे एक सीधा रास्ता था। फिर खाई जो है बाईं ओर मुड़ गई थी। मोड़ के पीछे बाईं ओर घनी झाड़ियों का एक टुकड़ा था और उससे पीछे करीब 100 गज ऊंची पहाड़ी थी और वहीं पर एक छोटा सा तालाब भी था। इस खाई में जिम कॉर्बेट साहब कई बार जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन घनी झाड़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था और ना ही कभी ऐसा सोचा था कि इन झाड़ियों में बाघ छुपा हुआ भी बैठा हो सकता है। इस बार भी उन्होंने इन झाड़ियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कई बार निकल रहे थे तो ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ और उसका नतीजा ये हुआ कि तालाब में पानी पीती हुई बाघिन ने इन दोनों को देख लिया और उसके बाघिन के पास जो लौटने का था वो केवल एक ही रास्ता था। तो उसने वही रास्ता पकड़ा और सीधी चढ़ाई चढ़कर एक घने और गहरे जंगल में चली गई। वो पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर थी कि इन लोगों के लिए उस पर चढ़ना बहुत कठिन था। तो ये इन लोगों ने क्या किया, खाई की तरफ से ही ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। वहाँ से ये कांकड़ और सांवर के आने जाने का रास्ता था। उस रास्ते पर चलकर ये लोग पहाड़ पर ऊपर पहुँच गए, टॉप पर। उस समय बाघिन जो थी वो पहाड़ों से घिरे हुए एक तिकोने से टुकड़े पे थी, ट्रायंगुलर एक खेत था उस पर थी। वहाँ से लद्या नदी और पहाड़ की चोटी को पार करके नीचे उतरना किसी के बस की बात नहीं थी। वो एरिया बड़ा नहीं था, वहाँ पर बहुत सारे हिरण थे। वो समय समय पर इन लोगों को बाघिन की जो पोजीशन थी उसकी खबर दे रहे थे, अलर्ट कॉल कर रहे थे, ये समझ जा रहे थे। मतलब जब भी वो अलर्ट कॉल करते तो इन लोगों को बाघिन की उपस्थिति के बारे में पता चल जाता था कि वो कहाँ पर है। दुर्भाग्य से वो ज़मीन बारिश के कारण कई छोटे छोटे नालों में कट गई थी, इसलिए इन लोगों का बाघिन से संपर्क टूट गया। इन लोगों ने अभी तक बाघिन के शिकार को नहीं देखा था कि भाई कहाँ है वो शिकार। तो ये उसी रास्ते से जिससे सांवर और काकड़ आया जाया करते थे उसी से अंदर चले गए और वहीं पर इन्हें पौधों से ढका हुआ बाघिन का शिकार मिल गया। ये पौधे 6 इंच से लेकर 1 फुट तक थे, इतने बड़े थे। इन पौधों में मचान तो बांधने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो इन लोगों ने मचान का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हालांकि वहाँ पर चट्टानों की ओर बैठने का जुगाड़ किया जा सकता था,
लेकिन एक मैन ईटर के कारण ये तरीका सही नहीं था। ये लोग नरभक्षी को शूट करने का मौका भी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने सोचा कि घास में छुपकर ही उसका इंतज़ार किया जाए। इस तरह से नरभक्षी इन्हें देखे उससे पहले ही ये लोग उसे देख सकते थे। लेकिन इसमें भी दो प्रॉब्लम थी। एक तो अगर बाघिन ने इन लोगों को उसके शिकार के पास देख लिया तो पिछले बार की तरह वो इस बार भी वो उसे छोड़कर चली जाएगी और बहुत दूर निकल जाएगी और लौट के भी नहीं आएगी। दूसरा, कैंप और मृत भैंसे के बीच बहुत बहुत ही घने झाड़ झंकार थे और अंधेरे में उस जंगल में जाने पर तो पूरी तरह से मतलब ये कहिए कि बाघन की दया पे ही निर्भर होकर के वहाँ जाया जा सकता था। तो फाइनली इन लोगों ने निर्णय लिया कि फ़िलहाल तो इस बाघिन को उसको शिकार के पास छोड़कर यहाँ से निकल लिया जाए, वापस अपने कैंप लौट कर चल जाना ही अब जो है बेहतर है, वही ठीक रहेगा। और फिर अगले दिन आकर कुछ कर देखेंगे क्या किया जा सकता है। अभी तो कुछ नहीं हो सकता, ये अपना वापस आ गया। अब दूसरे दिन इन लोगों ने आकर देखा कि बाघिन अपने शिकार को उठाकर खाई से ऊपर की ओर एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर छलांग मारती हुई चली गई। यानी उतने भारी भरकम भैंसे को चट्टानों में छलांग मारते हुए ले जा रही है। सोचो कितनी ताकत होगी। उसके पगमार्क्स भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। अंत में गोल गोल घूमते हुए इन्होंने देखा कि बाघिन खाई से बाहर जाकर बाईं ओर की एक पहाड़ी पर चली गई थी। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आप लोग जो अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ को देते हैं वो मेरे और चैनल के लिए बहुत ही बहुमूल्य और इनक्रेडिबल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही मेरे ऊपर बना रहेगा। जब बना रहेगा ना दोस्तों, बनाए रखिएगा प्लीज़। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज ये चैनल में पहली बार आए हैं उन सबको मेरा आभार, अभिनंदन और नमस्कार। आप लोगों ने कहानी को सुनने के लिए जो अपना बेशकीमती समय निकाला है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आप आगे के एपिसोड भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, घटनाक्रम को पूरा सुनना चाहेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये बगल में देखिए बेल आइकन है ना, इसे दबा दीजिएगा, टच कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा। आप सभी नए और पुराने सभी मित्रों से प्रार्थना करता हूँ कि थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और जो भी आपसे बने वो डोनेशन चैनल को ज़रूर करें। देखिए यार, ये आपका अपना चैनल है, इससे आपके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग की सख्त ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग कोई कंजूसी नहीं करेंगे और अपना सहयोग बराबर देते रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ कि फिर सॉरी क्या हुआ। ओके, बाय बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।